दोस्तों, क्या होता है जब एक कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और वो कहता है, मरने से पहले मैं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ रहना चाहता हूं। पूरा थाना एक पल को ठहर जाता है, क्योंकि ऐसी ख्वाहिश ना किसी ने सुनी थी, ना कानून में उसकी मिसाल थी। लेकिन उस कैदी के सामने बैठी इंस्पेक्टर कोई आम अफसर नहीं थी। वो थी अन्विता शर्मा, जिसकी आंखों में कानून से ज्यादा इंसानियत थी और जिसकी सोच में सिर्फ नियम नहीं, सच की तलाश भी जलती थी। ये कहानी एक अजीब सी, अश्लील लगने वाली ख्वाहिश से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे केस खुलता है, सामने आता है एक ऐसा सच जो पूरे सिस्टम की बुनियाद हिला देता है। एक मां की दर्दनाक मौत, एक बेटे पर लगे फांसी के आरोप, और एक गांव जो सच जानता था पर चुप था। वो बेटा, जयदीप सिंह, जिसे सबने हत्यारा कह दिया था, उसकी आंखों में न पश्चाताप था न डर, बस एक थकी हुई चुप्पी थी जो बार बार कहती थी, जिसने कुछ किया ही नहीं, उसे क्या सफाई देनी। लेकिन अफसर अन्विता ने उस चुप्पी को पढ़ा। उसने अपनी वर्दी से परे जाकर एक इंसान की आत्मा को देखा, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने कोर्ट के फैसले से लेकर गांव की दीवारें तक हिला दी। इस कहानी में हर परत एक सवाल है। क्या वर्दी सिर्फ कानून की सेवा करती है, या कभी कभी जमीर की भी? क्या किसी की आखिरी ख्वाहिश सिर्फ हवस होती है, या भीतर के टूटे विश्वास की चीख? क्या सच वो है जो सब कहें, या वो है जो कोई कह भी ना सके? दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं है। ये एक इंसान को इंसान मानने की लड़ाई है। एक अफसर की वो लड़ाई जिसमें ना प्रमोशन की चाह थी, ना इज्जत की भूख। बस एक इंसान को फांसी पर चढ़ने से पहले उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की जिद थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इस कहानी की आखिरी पंक्ति सुनेंगे, शायद आपकी आंखें भी भर आएं। दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छू जाए, तो हमारे वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, राजस्थान या विदेश से? साथ ही अपना नाम और शहर जरूर लिखिए, क्योंकि आपसे जुड़कर हमें खुशी मिलती है और हमें अच्छा लगता है जानना कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक खामोश लड़के और एक सख्त अफसर की वो कहानी, जहां मौत से पहले उठी एक ख्वाहिश जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई। सुबह की धुंध अब भी आसमान की रगों में ठहरी हुई थी। सूरज की हल्की किरणें जमीन को छूने से पहले ही जैसे किसी अदृश्य डर से सहम जाती थीं। जिले के मुख्य थाने में उस दिन कुछ अलग सा सन्नाटा पसरा था। थाने की दीवारों पर लगे घड़ी के कांटे अभी 7 भी नहीं बजा पाए थे कि वायरलेस से एक आवाज गूंजी। बड़वारा गांव से सूचना है, एक युवक ने अपनी ही मां की हत्या कर दी है। यह खबर जब महिला सब इंस्पेक्टर अन्विता शर्मा के कानों में पहुंची, तो उसने बिना एक पल गंवाए अपना बूट पहना, बेल्ट कसी और जीप में सवार हो गई। अन्विता का यह पुलिस सेवा में पहला ही साल था, लेकिन उसके तेज और फैसलों ने उसे पूरे थाने में सम्मान दिला दिया था। उसकी आंखों में कानून के प्रति निष्ठा झलकती थी, और वर्दी उसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक थी। वह शांत थी, लेकिन जब बात अन्याय की आती तो उसके भीतर आग जल उठती थी। जीप गांव की ओर बढ़ रही थी। रास्ता कच्चा था और दोनों ओर फैले खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं। गांव का नाम था बड़वारा, एक छोटा सा बस्ती जहां अब तक किसी बड़े अपराध की खबर नहीं आई थी। जब जीप गांव में दाखिल हुई तो चारों ओर भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, और कुछ के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मौके पर पहुंचकर अन्विता ने सबसे पहले चारों ओर नजर दौड़ाई। एक अधेड़ महिला का शव मिट्टी में पड़ा था। चेहरे पर कई चोटों के निशान थे और उसके बाल मिट्टी में उलझे हुए थे। उसके कुछ ही कदम की दूरी पर एक युवक खड़ा था, जयदीप सिंह, उम्र करीब 21 साल, सीधा सादा चेहरा, हाथों में अब भी एक भारी लकड़ी की लाठी थामी हुई थी। अन्विता ने सख्त आवाज में कहा, लाठी नीचे रख दो और हमारे साथ चुपचाप चलो। जयदीप ने न तो विरोध किया, न ही कुछ बोला, बस लाठी धीरे से जमीन पर रख दी और सिर झुका लिया। उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा किसी हत्यारे का होता है, न डर, न पछतावा,
और न ही घबराहट। बस एक अजीब सी थकान और खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। अन्विता ने उसे हथकड़ी पहनाई और जीप में बैठाकर थाने की ओर रवाना हो गई। रास्ते भर उसने युवक से कई बार कुछ पूछने की कोशिश की। क्यों किया ये सब? क्या कोई वजह थी? लेकिन जयदीप ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी चुप्पी पत्थर जैसी थी। थाने में उसे लॉकअप में रखा गया। अगले दिन फॉरेंसिक टीम को भेजा गया, स्थानीय पुलिस से बयान लिए गए और कुछ गांव वालों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। धीरे धीरे रिपोर्ट तैयार होने लगी। मेडिकल रिपोर्ट कह रही थी कि महिला की मौत सिर पर भारी वार से हुई है और गांव के कुछ लोगों ने भी बयान दिया कि उन्होंने जयदीप को लाठी लेकर घर के बाहर देखा था। कुछ ही हफ्तों में केस कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने सारे प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर जयदीप को दोषी माना और न्यायमूर्ति महेश राठी ने फांसी की सजा सुना दी। लेकिन भारतीय कानून के अनुसार अंतिम फैसले से पहले कैदी को 60 दिनों का समय दिया जाता है, दया याचिका, अपील या अंतिम ख्वाहिश के लिए। जयदीप को फिर से उसी थाने लाया गया जहां अन्विता कार्यरत थी, लेकिन इस बार उसे एक अलग कोठरी में रखा गया। वो कोठरी जो कैमरे से दूर थी, जहां बस एक छोटी खिड़की से हल्की रोशनी आती थी। न कोई आवाज, न कोई इंसानी हलचल। कुछ दिन बीते ही थे कि एक औरत थाने में घबराई हुई हालत में पहुंची। उसका नाम था कमला देवी। उसने बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है, सारा पैसा लुट गया। अन्विता ने तुरंत अपनी टीम, सिपाही गोपाल मिश्रा और रवि ठाकुर को मौके पर भेजा और खुद थाने में ही रही, क्योंकि जयदीप को अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं था। थोड़ी देर बाद वह उसकी कोठरी के पास पहुंची। देखा, जयदीप खिड़की की ओर पीठ किए बैठा था। तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? अन्विता ने शांत लेकिन कठोर स्वर में पूछा। जयदीप ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में न ही अपराध बोध था, न ही तकरार, बस एक गहरी बुझी हुई शांति थी। तुमने कुछ कहा ही नहीं अब तक, वजह भी नहीं बताई। जयदीप ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, वैसी मुस्कान जो जवाब नहीं देती बल्कि सवाल बढ़ा देती है। अन्विता ने खुद को संयमित किया। उसी वक्त सिपाही रवि का फोन आया। चोरी की शिकायत झूठी निकली। पैसे खुद कमला देवी के बेटे विनोद ने निकाले थे। उस रात जब अन्विता फिर से जयदीप के पास पहुंची, इस बार उसके हाथ में चाय का एक कप था। कप उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, सरकार का नियम है, फांसी से पहले अंतिम ख्वाहिश पूछी जाती है। तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? जयदीप ने कप लेते हुए गहरी सांस ली और कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, जब तक मैं जिंदा हूं, हर रात मुझे किसी कुंवारी लड़की के साथ रखा जाए। अन्विता का चेहरा सख्त हो गया। वह चाहती थी कि उसी पल उसे डांटे, थप्पड़ मार दे, लेकिन उसने अपने आप को रोका। संयम उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह संभव नहीं है, हम किसी को जबरदस्ती तुम्हारे पास नहीं भेज सकते, उसने ठंडे स्वर में कहा। जयदीप फिर मुस्कुराया। तो आप क्यों नहीं? आप भी तो अविवाहित हैं और कानून कहता है कि आखिरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। अन्विता की आंखों में चिंगारी दौड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक वाक्य बोला, मैं सोचूंगी, और वहां से चली गई। उस रात अन्विता की नींद टूटती रही। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या आखिरी ख्वाहिश नैतिकता से ऊपर होती है? क्या इंसानियत और कर्तव्य के बीच कोई रेखा नहीं होती? और उसके भीतर बार बार गूंजती रही वो आवाज, तो आप क्यों नहीं? अगली सुबह थाने के रजिस्टर रूम में बैठी अन्विता शर्मा की आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन मन पूरी तरह जागा हुआ। टेबल पर केस फाइलें बिखरी थीं। एक ओर जयदीप सिंह की मूल केस डायरी, दूसरी ओर फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी। चाय का प्याला आधा खाली पड़ा था और उसकी उंगलियां बार बार पेन की कैप घुमाने में लगी थीं। बीती रात जयदीप की कही बात, आप क्यों नहीं, उसके भीतर जहर की तरह फैल गई थी। अफसर होने का घमंड, इंसान होने का दर्द और एक औरत की मर्यादा, सब मिलकर उसकी आत्मा को काट रहे थे। वह जानती थी कि उसकी वर्दी उसे बहुत कुछ करने से रोकती है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर कोई व्यक्ति मौत का इंतजार कर रहा है और उसकी एक ख्वाहिश है, तो उसे समझना उसका भी फर्ज है, खासकर तब जब वह ख्वाहिश कानून से नहीं, इंसानियत से जुड़ी हो। लेकिन जयदीप की ख्वाहिश वैसी नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जाए। यह सिर्फ एक अपराधी की फैंटेसी नहीं लग रही थी,
उसमें एक अजीब सी पीड़ा, एक टूटापन था जिसे वह किसी और रूप में कह नहीं पा रहा था। अन्विता ने उस दिन अपने वरिष्ठ अधिकारी शैलेश चौहान से इस मामले में कोई बात नहीं की। उसे डर था कि अगर वह बता देगी कि कैदी ने उसके साथ रातें बिताने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो न सिर्फ उसकी छवि बल्कि उसकी पूरी पोस्टिंग दांव पर लग जाएगी। लेकिन वो इस लड़के की आंखों में जो गहराई देख चुकी थी, उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसने निर्णय लिया, वो जयदीप से बात करेगी, लेकिन इस बार अफसर की तरह नहीं, एक इंसान की तरह। अगली रात जब थाने में ज्यादातर स्टाफ एक छापेमारी के लिए निकला था और चारों तरफ बारिश की बूंदों का शोर था, बिजली की कड़क और अंधेरे का घना आलम था, तब अन्विता चुपचाप उसके सेल के पास पहुंची। जयदीप कोने में बैठा था। खिड़की से आती रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी शांति में एक अजीब स्थिरता थी। तुम्हें अपनी मां की याद आती है? उसने धीमे स्वर में पूछा। जयदीप ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हर रोज, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। तुमने क्या सच में? अन्विता का सवाल अधूरा रह गया। जयदीप ने उसकी तरफ देखा, आंखों में एक धंसी हुई थकावट थी। नहीं, लेकिन बताने से क्या होता? किसी ने सुना भी नहीं। सबने मान लिया कि मैंने किया है। मेरी मां के खून से मुझे नहीं डर लगता, लेकिन चुप रहने वालों से लगता है। उनके पास आवाज है, फिर भी खामोश हैं। उसकी बातों में कोई सफाई नहीं थी, कोई बचाव नहीं, बस थकी हुई सच्चाई थी। अगले दिन अन्विता ने थाने के रिकॉर्ड कक्ष में जाकर पूरी केस डायरी दोबारा खंगालनी शुरू की। गांव वालों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, घटनास्थल की फोटोज, सब उसने एक एक कर दोबारा देखा। जब उसने सरोज सिंह, जयदीप की मां, की कॉल हिस्ट्री देखी, तो उसमें एक नंबर बार बार उभर कर आया। वह नंबर रघुवीर चौधरी का था, वही व्यक्ति जो गांव में जमीन कब्जे और दबंगई के लिए कुख्यात था। रघुवीर का नाम पहले रिपोर्ट में बस एक गवाह के तौर पर था, लेकिन सरोज देवी की मौत के ठीक 1 घंटे पहले उसी नंबर से उन्हें आखिरी कॉल गया था। यह संयोग नहीं हो सकता। अन्विता ने गांव में अपनी जानकारी के कुछ पुराने सूत्रों से बात की, कुछ सिपाहियों को भेजा जो सादी वर्दी में गांव पहुंचे और पता लगाने लगे कि रघुवीर की उस रात की गतिविधियां क्या थीं। इधर जयदीप अब भी अपनी वही अंतिम ख्वाहिश दोहराता रहा, लेकिन जब अन्विता ने एक बार फिर पूछा, तुम कोई और ख्वाहिश क्यों नहीं रखते, तो उसने पहली बार आंख मिलाकर कहा, क्योंकि मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें चाहने लगा हूं। तुम्हारे जैसी औरत मैंने कभी नहीं देखी, ईमानदार और सच्ची। अन्विता उस क्षण कुछ नहीं कह पाई। दिल कहीं अंदर हिला जरूर, लेकिन चेहरा भावहीन रहा। कुछ दिन बाद जब थाने में भीषण बारिश हो रही थी और बिजली अक्सर कट रही थी, तब अन्विता ने एक निर्णय लिया। उस रात उसने पहली बार वर्दी उतार दी, साड़ी पहनी, बालों को खुला छोड़ दिया। बिना मेकअप, बिना हथियार, वो उस कोठरी की ओर चली जहां जयदीप कैद था। वह कोठरी अब उसे जेल नहीं लगी, जैसे दो इंसानों के बीच की एक सीमित दुनिया थी जिसमें न अपराध था न सजा। वो अंदर गई। जयदीप ने पहली बार आंखों में हल्की सी नमी के साथ उसकी ओर देखा। उसमें कोई वासना नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, सिर्फ एक उम्मीद थी। वो बैठी, बिना बोले, काफी देर तक। फिर उसने कहा, तुम्हारी कहानी पर अगर मुझे यकीन है तो मुझे उसे साबित करने का भी हक होना चाहिए। बोलो, क्या तुम मुझे पूरी सच्चाई दोगे? जयदीप ने धीमे से कहा, अगर तुम मेरे लिए लड़ सकती हो तो मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। अन्विता ने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार, और कहा, अब ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं रही, अब ये मेरी भी है। सुबह की पहली किरण जब थाने की दीवार से टकराई, तब तक अन्विता शर्मा अपनी वर्दी दोबारा पहन चुकी थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी ठोस सख्ती नहीं, बल्कि भीतर कहीं एक गर्म लोच थी, जैसे इंसानियत और कर्तव्य ने एक साथ उसके भीतर जगह बना ली हो। रात में जयदीप ने जो स्वीकारा, उसने उसके लिए अब यह मामला सिर्फ एक केस नहीं रहने दिया। ये अब उसका व्यक्तिगत संघर्ष बन गया था। एक इंसान को गलत फांसी से बचाने की कोशिश, जो दुनिया की नजरों में गुनहगार था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्यों किसी ने मेरी बात नहीं सुनी? अन्विता ने अपनी गुप्त जांच को तेज कर दिया।
उसने अपने दो विश्वसनीय सिपाहियों गोपाल मिश्रा और रवि ठाकुर को गांव दोबारा भेजा। आदेश था साफ, कोई दस्तावेज जो सरोज देवी की मौत से जुड़ा हो, खासकर जमीन से संबंधित, उसे ढूंढना है। वहीं दूसरी ओर उसने एक गुप्त बैठक में डॉ मंजरी त्रिपाठी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ को बुलाया और हत्या की रिपोर्ट पर दोबारा विश्लेषण करने को कहा। गांव से रिपोर्ट आई। सरोज देवी ने मरने से 2 दिन पहले तहसील कार्यालय में जाकर एक लिखित शिकायत दी थी कि रघुवीर चौधरी उनके खेत की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। उसी शाम गांव में रघुवीर को सरोज देवी के घर के आसपास देखा गया था, लेकिन वह पहले से ही गांव में इतना दबंग था कि कोई गवाह खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। डॉ मंजरी ने भी रिपोर्ट दोबारा खंगालते हुए बताया कि महिला की खोपड़ी पर जो वार हुआ वह संभवतः पीछे से किया गया था, जबकि गांव वालों के बयान के अनुसार जयदीप और सरोज का झगड़ा आमने सामने हुआ था। इससे साफ था कि कोई बात मेल नहीं खा रही थी। अन्विता अब केस को 2 स्तर पर लड़ रही थी। एक, कानूनी रूप से पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी, और दूसरा, गांव से सच्चे गवाह खोजने की कोशिश। उसने खुद गांव जाने का निश्चय किया। बिना वर्दी, बिना सरकारी वाहन के वह एक सादी साड़ी में गांव पहुंची। वह घर घर नहीं गई, वह उन गलियों में गई जहां लोगों की आंखों में डर होता है लेकिन दिल में सच्चाई छिपी होती है। वह उस एक बूढ़ी औरत बिंदु काकी के पास पहुंची जो सरोज देवी की पड़ोसी थी और जिसे पहले बयान देने से रोका गया था। पहले तो बिंदु काकी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जब अन्विता ने अपना नाम और मकसद बताया, मैं उस मां के लिए इंसाफ चाहती हूं जिसे मारने का इल्जाम उसके बेटे पर लगा है, तब एक कांपती आवाज ने जवाब दिया, आओ बेटी। अंदर जाकर बिंदु काकी ने जो बताया उसने पूरी तस्वीर बदल दी। उस रात वो चौकी पर साड़ी सुखा रही थी। तभी उसने देखा कि रघुवीर चौधरी के 3 आदमी सरोज देवी के घर में घुसे थे। वो चीख रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। थोड़ी देर बाद जयदीप घर पहुंचा, और जब तक वह कुछ समझ पाता, उसकी मां दम तोड़ चुकी थी। जयदीप ने तब लाठी उठाई और उन गुंडों को भगाया, लेकिन पुलिस जब पहुंची, घर में सिर्फ मां की लाश और लाठी थी, और गांव वालों ने जो देखा नहीं था वही बयान दे दिया जो उन्हें बताया गया। बिंदु काकी ने ये बात अब तक छिपाई थी क्योंकि रघुवीर के आदमियों ने धमकी दी थी, अगर कुछ बोला तो तेरा पोता स्कूल से नहीं लौटेगा। लेकिन अब उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी, मैं सच बोलूंगी, जो हुआ वो नहीं बोला तो मेरी आत्मा सड़ जाएगी। अन्विता ने तुरंत गवाह का बयान रिकॉर्ड कराया, मेडिकल रिपोर्ट और लोकेशन डेटा से मिलान किया और सारे सबूतों को केस फाइल में जोड़ा। अगले दिन उसने अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की। पहले तो अदालत ने याचिका को अस्वीकार करने की कोशिश की, मामला पहले ही साफ हो चुका है। लेकिन जब उसने सारी रिपोर्टें, गवाह और फॉरेंसिक असंगतियां रखीं, तो न्यायमूर्ति महेश राठी ने उसे 15 दिन का समय दिया। अगर वह इस अवधि में जयदीप की निर्दोषता साबित कर पाए तो केस दोबारा खुलेगा। वापस थाने लौटकर अन्विता ने जयदीप से कहा, अब हमें वक्त मिला है, अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो अब खुद को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि ये लड़ाई अब मेरी है। जयदीप की आंखों में पहली बार उम्मीद की नमी थी। उसने कहा, अगर तुम ना भी कर सको तो भी शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं इन 2 महीनों में पहली बार इंसान जैसा महसूस कर पाया। अन्विता ने उसका हाथ पकड़ा, तुम्हारी सच्चाई ही मेरा इम्तिहान है, मैं हार नहीं मानूंगी। 15 दिन, यही समय सीमा तय की गई थी, और अब हर दिन, हर घड़ी, हर दस्तावेज, हर गवाही, एक एक पल की कीमत थी। अन्विता शर्मा को पता था कि वह अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं रही, वह एक ऐसा नाम बन चुकी थी जो एक बेकसूर को फांसी से बचाने की उम्मीद बन गया था। और शायद यही वो वजह थी कि उसकी आंखों में अब नींद नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी की लकीरें थीं। उसने अब केस को उस स्तर पर ले जाने की ठान ली थी जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। उसने सबसे पहले जिला न्यायालय की रजिस्ट्री शाखा से सारे पुराने मुकद्दमों का ब्यौरा निकलवाया जिनमें रघुवीर चौधरी का नाम आया था। जमीन कब्जा, दस्तावेजों की हेराफेरी, गवाहों को धमकाना और यहां तक कि सरकारी अफसरों को रिश्वत देने के आरोप भी। इन सब में या तो वह बच निकला था
या फिर केस ही रफा दफा हो गया था। अन्विता ने रघुवीर की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। सरोज देवी की हत्या से ठीक 1 घंटे पहले उसका फोन 2 बार सरोज के मोबाइल पर गया था और तीसरी कॉल एक स्थानीय ठेकेदार को, जो पहले भी उसके लिए काम करता था। सबूतों की ये कड़ी अब मजबूत होती जा रही थी, पर अदालत को सिर्फ कड़ी नहीं चाहिए थी, उसे अंतिम और निर्विवाद प्रमाण चाहिए था। अन्विता ने डॉ मंजरी त्रिपाठी के साथ दोबारा मिलकर सरोज देवी के शव पर हुए वार की दिशा और कोण पर चर्चा की। रिपोर्ट साफ कहती थी, हमला पीछे से हुआ था, उस समय जब वह किसी की ओर पीठ किए खड़ी थी। यानी जो वार हुआ वह धोखे से हुआ था, न कि झगड़े में। और उस रात जयदीप घर पर नहीं था। उसका मोबाइल रिकॉर्ड बताता था कि वह गांव के दूसरे छोर पर एक दुकान से दवा लेकर लौट रहा था। ये लोकेशन डेटा, कॉल टाइमिंग और बिंदु काकी की गवाही सब अब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। लेकिन अब असली चुनौती थी बिंदु काकी को अदालत में लाना। रघुवीर को भनक लग चुकी थी कि कोई उस पर जाल कस रहा है। गांव में उसके आदमी दोबारा घूमने लगे थे। एक रात बिंदु काकी के घर की खिड़की पर पत्थर फेंका गया। दूसरे दिन उसके दरवाजे पर एक चिट्ठी रखी थी, अगर अदालत गई तो बेटा जाएगा शमशान। अन्विता ने बिना वक्त गंवाए बिंदु काकी को गुप्त सुरक्षा में रखा। उन्हें जिला मुख्यालय ले जाया गया। साथ ही उसने डीएसपी शैलेश चौहान से अनुरोध किया कि रघुवीर को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया जाए ताकि गवाहों को डराने का खतरा कम हो। पहले तो डीएसपी ने उसे मजाक में लिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक मुजरिम के लिए बहुत ज्यादा कर रही हो? अन्विता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं अपराधी के लिए नहीं, सच्चाई के लिए लड़ रही हूं, और अगर इस देश में वर्दी पहनने का मतलब सिर्फ फॉर्म भरना रह गया है तो फिर हम सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। डीएसपी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम होते होते रघुवीर को पूछताछ के लिए बुला लिया गया। उसी रात अन्विता थाने लौटी और पहली बार जयदीप के सामने खुलकर बैठी। तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें इंसान जैसा महसूस कराया? उसने पूछा। जयदीप ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब वक्त है कि तुम भी मुझे वही एहसास दिलाओ। अगर तुम्हारे पास कुछ और है बताने को, कुछ भी जो मैं जानना भूल गई हूं, तो अभी बताओ। जयदीप ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मेरी मां, वो बहुत मजबूत थी। वो जानती थी कि कोई ना कोई दिन आएगा जब वो मारी जाएगी। उसने अपने बक्से में एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को दोषी मत मानना। लेकिन जब पुलिस आई, सब बिखर गया। वो चिट्ठी शायद अब भी उस बक्से में है। बक्सा घर की रसोई के नीचे दबा हुआ था। अन्विता जैसे कुर्सी से उछल पड़ी। ये बात किसी ने पहले नहीं बताई थी। उसने तुरंत गांव में तैनात सिपाही रवि ठाकुर को कॉल किया, सरोज देवी के घर के रसोई की फर्श खोदो। नीचे अगर लोहे का बक्सा मिले तो पूरा सील करके लेकर आओ। उसे खोलना मत, मैं खुद देखूंगी। अगले दिन बक्सा थाने पहुंचा। उसके भीतर पुराने कपड़े, कुछ जमीन के कागज और एक धुंधली सी लिफाफे में मोड़ी हुई चिट्ठी मिली। चिट्ठी पीलेपन से लगभग गल चुकी थी, लेकिन उस पर साफ लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये मत समझना कि जयदीप ने कुछ किया है। वो लड़का है जो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी हिम्मत है। अगर मेरी मौत हो तो रघुवीर चौधरी का नाम जरूर देखना। अन्विता के हाथ कांप गए। अब उसे पता था कि उसके पास सब कुछ है, गवाह, लोकेशन, कॉल डिटेल, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अब ये चिट्ठी। अगले दिन अदालत में जब उसने फाइल पेश की तो सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। न्यायमूर्ति महेश राठी ने फाइल पढ़ी, सबूतों की गहराई को समझा और कहा, 15 दिन का वक्त मांगा गया था। आज 15वां दिन है और आज अदालत के सामने सच्चाई खड़ी है। उन्होंने आदेश दिया, जयदीप सिंह को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। रघुवीर चौधरी को तत्काल हिरासत में लिया जाए और उस पर हत्या की धारा के तहत मुकदमा चलाया जाए। थाने लौटते समय जयदीप शांत था, पर उसकी आंखें बोल रही थीं। जब अन्विता उसकी कोठरी का ताला खोलने पहुंची तो उसने बस इतना कहा, तुमने मुझे जिंदगी लौटाई। अन्विता मुस्कुरा दी। न्याय सिर्फ अदालत में नहीं होता, कभी कभी दिल और जमीर में भी होता है। जयदीप सिंह अब आजाद था, लेकिन आजादी का पहला स्वाद उसके लिए उतना आसान नहीं था जितना किसी साधारण आदमी के लिए होता है। एक ओर वह जेल की कोठरी से बाहर निकल चुका था,
पर दूसरी ओर समाज की निगाहें अब भी उसे एक हत्यारे की तरह देखती थीं, जैसे नाम मिटा हो पर दाग नहीं। मीडिया ने कहानी को खूब उछाला और अधिकतर लोग अन्विता की सराहना करने लगे, मगर गांव की गलियों में अब भी कुछ लोग फुसफुसाते थे। कहने को तो बेकसूर निकला है, पर मां की मौत के वक्त वो था कहां? अन्विता शर्मा को भी चैन नहीं था। वो जानती थी कि कानूनी लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन सामाजिक सम्मान की लड़ाई अभी बाकी थी। वह अक्सर सोचती थी, क्या हम सिर्फ अदालत से इंसाफ चाहते हैं, या इंसाफ की असल तस्वीर वो होती है जब एक निर्दोष इंसान को उसका खोया सम्मान भी लौटाया जाए। रघुवीर चौधरी की गिरफ्तारी के बाद कई पुरानी फाइलें दोबारा खुलीं। उसके खिलाफ दो और गवाह सामने आए, जो अब तक चुप थे। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता गया कि सरोज देवी ने सिर्फ अपनी जमीन की नहीं, बल्कि गांव की कई औरतों की भी आवाज बनने की कोशिश की थी। वह उन महिला समूहों की सदस्य थी जो दबंगों के खिलाफ आवाज उठाने लगी थीं, और शायद इसी वजह से वह ठिकाने लगाई गई। जयदीप अब भी अन्विता से हर दूसरे दिन मिलने आता। वह थाने नहीं आता, बल्कि उसी मंदिर के बाहर बैठता जहां अन्विता हर शनिवार को जाती थी। पहले पहल वह सिर्फ दूर से देखता, फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बातों में न प्रेम की चाशनी थी, न कोई मोहब्बत की जल्दबाजी, बस एक शांति थी जो दो टूटे लोगों के बीच बनी थी। एक दिन जयदीप ने कहा, अगर तुम ना होती तो मैं कब का मर चुका होता। मेरी मां कहती थी, जिंदगी से लड़ो, लेकिन खुद से कभी मत हारो। पर मैंने तो खुद से हार मान ली थी। तुम्हारे भरोसे ने मुझे फिर से खुद में यकीन दिलाया। अन्विता ने धीमे से सिर हिलाया। मैंने सिर्फ सच का साथ दिया जयदीप, पर तुम्हारी लड़ाई तुमने खुद लड़ी है। उधर डीएसपी शैलेश चौहान अब भी असहज था। उसने कई बार अन्विता को ताना दिया, कहीं तुम कैदी से ज्यादा जुड़ तो नहीं गई? लेकिन अन्विता हर बार मुस्कुराकर चुप रह जाती। वह जानती थी कि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, नीयत से बनते हैं। कुछ हफ्ते बाद कोर्ट में रघुवीर के केस की सुनवाई शुरू हुई। अन्विता को गवाही के लिए बुलाया गया। उसने कोर्ट में सिर्फ साक्ष्य नहीं दिए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैंने न सिर्फ एक निर्दोष को बचाया, बल्कि एक अपराधी को कानून के दायरे में लाने की प्रक्रिया में खुद को भी बेहतर इंसान बनाया। जयदीप कोर्ट रूम के बाहर बैठा, ये सब सुन रहा था। पहली बार उसने अन्विता को उस रूप में देखा, जो सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि एक इंसान थी। वो दिन था जब कोर्ट ने रघुवीर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन जब अन्विता बाहर आई तो पत्रकारों ने उसे घेर लिया। क्या आप जयदीप से शादी करने जा रही हैं? वो रुकी, मुस्कुराई और बोली, न्याय का रिश्ता शादी से बड़ा होता है। मैंने जो किया वो किसी निजी भावना से नहीं, बल्कि अपने फर्ज से किया। लेकिन गांव में जब वो दोनों किसी कार्यक्रम में साथ दिखे, लोगों की नजरों में फिर सवाल थे। कहानी कुछ और है, कहानी वाकई कुछ और थी। कुछ महीने बाद सरोज देवी के नाम से एक महिला शिक्षा केंद्र का उद्घाटन हुआ। उसमें जयदीप और अन्विता दोनों शामिल हुए। वहां जयदीप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा, मैं आजाद हुआ हूं, पर मेरी मां अब भी किसी के न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। मैं चाहता हूं कि कोई और जयदीप न बने, किसी और मां की आवाज दबाई न जाए। मैं इस केंद्र को उनकी स्मृति में समर्पित करता हूं। लोगों ने तालियां बजाईं और पहली बार जयदीप को उसके नाम से बुलाया गया, सरोज देवी का बेटा। उस दिन शाम को मंदिर के बाहर बैठकर अन्विता ने उससे पूछा, अब क्या सोचते हो? जयदीप ने मुस्कुराकर कहा, अब लगने लगा है कि जिंदगी में एक बार फिर प्यार हो सकता है, पर इस बार बिना किसी डर के। अगर तुम कहो तो। अन्विता ने उसकी ओर देखा, चुपचाप, बिना कोई जवाब दिए। लेकिन उसकी आंखों में जो सुकून था, वही सब कुछ कह गया। मानव जीवन की सबसे गहरी पीड़ा वह नहीं होती जो शरीर पर वार करती है, बल्कि वह होती है जो आत्मा को छूकर निकलती है, जहां न्याय, प्रेम, समाज और आत्मसम्मान की सीमाएं एक दूसरे में उलझ जाती हैं। अन्विता शर्मा और जयदीप सिंह की कहानी अब उसी मुकाम पर पहुंच चुकी थी, जहां हर बीते लम्हे ने उन्हें करीब लाया, लेकिन हर आने वाला लम्हा एक नई परीक्षा के लिए तैयार खड़ा था।
सरोज देवी के नाम से खोला गया महिला शिक्षा केंद्र अब पूरे जिले में एक प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। गांव की औरतें जो पहले झुकी पीठ और डरी आंखों के साथ जीती थीं, अब सिर उठाकर बात करती थीं। जयदीप हर हफ्ते बच्चों को पढ़ाने जाता और महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देता। लेकिन अन्विता अब भी खुद को एक सीमा में बांधे हुए थी। थाने के अंदर वह अब भी वही अनुशासित अफसर थी। साफ सुथरी रिपोर्ट, नियम के मुताबिक जांच और हर शिकायतकर्ता से बराबरी का व्यवहार। लेकिन भीतर कहीं कुछ बदल गया था। उसे अब कानून की किताब से ज्यादा इंसानों की आंखें पढ़नी आती थीं। एक रात की बात है, जयदीप थाने आया। कोई वजह नहीं थी, बस यूं ही। बारिश हो रही थी, बिजली हल्की हल्की चमक रही थी। दोनों बिना कुछ कहे थाने की छत पर जा बैठे। हवा ठंडी थी, आसमान में बदली थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर जयदीप ने कहा, तुम जानती हो, जब मां मरी थी मैं टूट गया था। फिर जब तुमने मुझ पर भरोसा किया, मैंने खुद को फिर से जोड़ा। लेकिन अब भी एक डर है। कौन सा डर? अन्विता ने पूछा। डर कि अगर मैं फिर से किसी को अपना कहूं तो कहीं वो भी मुझसे छीन न लिया जाए। अन्विता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर और भरोसे के बीच सिर्फ एक फैसला होता है, और तुम्हें अब फैसला करना होगा कि तुम किसके साथ जीना चाहते हो। जयदीप चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। कुछ दिन बाद एक बड़ा फैसला आया। जयदीप को राज्य सरकार की तरफ से मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया। एक ऐसा युवक जिसने फांसी की सजा झेली, लेकिन फिर भी न्याय और शिक्षा के लिए काम करना नहीं छोड़ा। समारोह में जिले के कलेक्टर से लेकर मंत्री तक मौजूद थे। मंच पर जयदीप से पूछा गया, आपको किसने सबसे ज्यादा प्रेरणा दी? जयदीप ने माइक थामा और कहा, एक ऐसी औरत ने जिसने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि मेरी खामोशी पढ़ ली। जिसने मुझे बतौर अफसर नहीं, इंसान बनकर बचाया। वो आज भी मेरे जीवन का सबसे मजबूत हिस्सा है। सब इंस्पेक्टर अन्विता शर्मा। सबकी नजरें उस ओर मुड़ गईं जहां अन्विता बैठी थी। साड़ी में, बाल बंधे हुए, चेहरे पर वही दृढ़ता, लेकिन आंखों में हल्की सी नमी। पहली बार उसने मुस्कुराकर सिर झुकाया। उस रात के बाद दोनों अब और खुलकर मिलने लगे। वे साथ गांव जाते, थाने के प्रोजेक्ट में एक साथ काम करते और अक्सर थाने के पीछे वाले पुराने आंगन में बैठकर चाय पीते। एक दिन अन्विता ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश फिर से पूछी जाए तो अब क्या कहोगे? जयदीप ने हंसते हुए कहा, अब मेरी आखिरी नहीं, पहली ख्वाहिश है कि जब मेरी जिंदगी के पन्ने पलटे जाएं, उनमें एक तस्वीर जरूर हो जिसमें तुम मेरे साथ मुस्कुरा रही हो। वक्त बीता। न शादी का कोई ढोल बजा, न फोटो खिंचवाने की होड़ लगी। बस एक दिन थाने की पुरानी टेबल पर एक लिफाफा रखा मिला। अन्विता शर्मा और जयदीप सिंह, स्थानांतरण अनुरोध, एक ही क्षेत्र में साथ सेवा देने हेतु। वो दोनों अब एक साथ थे, ना किसी कानूनी बंधन में, न समाज की शर्तों पर। बस दो लोग जिन्होंने एक सच्चाई से रिश्ता जोड़ा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां सच्चाई होती है वहां अंत नहीं, उदाहरण बनता है। जयदीप और अन्विता की कहानी आज गांवों की लड़कियों को बताई जाती है। कभी हार मत मानना, क्योंकि कभी कभी एक खामोश लड़का और एक सख्त लड़की मिलकर समाज का चेहरा बदल देते हैं।